फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। जो हड़प्पा संस्कृति की विघटन हुआ है उसमें इंद्र को उत्तरदायी किसने माना है। पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है सर मार्टिमर व्हीलर, तीसरा ऑप्शन है सर आरएल स्टाइन और चौथा ऑप्शन है हमारा एम एस वास्त और लास्ट ऑप्शन हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें 5 ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को किसने उत्तरदायी माना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर विलियम मार्टिमर व्हीलर। क्या हो जाएगा, सर मार्टिमर व्हीलर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म और जैन भिक्षुकों के लिए नियम वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन ग्रंथ और जैन भिक्षुकों के लिए नियमों का वर्णन कौन करता है। पहला ऑप्शन है आचरण सूत्र, दूसरा ऑप्शन है भगवती सूत्र, तीसरा ऑप्शन है कालिका पुराण, चौथा ऑप्शन है भद्रबाहु चरित और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आचरण सूत्र में जैन ग्रंथ और जैन भिक्षुकों के नियमों का वर्णन किया गया है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है शिलालेख 3, दूसरा ऑप्शन है शिलालेख 8, अगला है शिलालेख 10 और अगला है शिलालेख 13 और अगला लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिलालेख 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिलालेख 13। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज्य युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया। जो 10 राज्य युद्ध था, 10 राज्य युद्ध वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन है सुतुद्री, दूसरा है विपाशा और तीसरा है पारुषणी और चौथा ऑप्शन है विस्तता और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पारुषणी। क्या हो जाएगा, पारुषणी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो पुरंदर की संधि है वो कब हुई थी। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है शाइस्ता खा और चौथा ऑप्शन है अफजल खा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किसने हस्ताक्षर किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जय सिंह ने हस्ताक्षर किया था। और पुरंदर की संधि के बारे में पूछा जाए तो पुरंदर की संधि 13 जून कब हुई थी, 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 11 जून 1665 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। याद रखेंगे, जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी और 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई। तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न अवसरों में से किस एक पर जनगण मन अधिनायक पहली बार गाया था। निम्न अवसरों में से सबसे पहली बार जनगण मन कब गाया गया था। तो सबसे पहली बार गाया गया जनगण मन 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911 ईस्वी में सबसे पहले जनगण मन गाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसमें सबसे पहले जनगण मन अधिनायक
राष्ट्रगान गाया गया था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, जो मुंबई त्रिमूर्ति है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है तिलक गोखले नरोजी के नाम से, दूसरा ऑप्शन है मेहता तिलक तयबाजी के नाम से, तीसरा ऑप्शन है मेहता तेलंग तयबाजी के नाम से, या फिर चौथा ऑप्शन है नरैजी तेलंग देशमुख के नाम से जाना जाता है, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेहता तेलंग तयबाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेहता तेलंग तयबाजी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। जो भारत भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय कौन सी युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा है कल्पना दत्त जोशी, तीसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, चौथा ऑप्शन है अरुणा आफल अली, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है। आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आफत आसफ अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणा आसफ अली हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। किसके सुझाव पर साइमन जो कमीशन हुआ था उसमें किन भारतीयों को बाहर रखा गया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन साइमन, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है। जो भारतीय साइमन कमीशन में भारतीयों को बाहर रखा गया वो किनके अध्यक्ष में हुआ था, लॉर्ड इरविन के किस के सुझावों पर इनको भारतीयों को क्या किया, साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की जो साइमन कमीशन है वो कब, इसका गठन कब हुआ। जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 में हुआ था। कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। साइमन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन गो बैक का नारा, गो बैक का नारा किसने दिया। इस गो बैक का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मोहर अली ने दिया था। किसने दिया था, यूसुफ मोहर अली ने दिया था। यूसुफ मोहर अली, इसको नोट कर लीजिए, यूसुफ मोहर अली ने 1927 में दिया था। कब दिया था, 1927 में साइमन गो बैक का नारा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मोहर अली 1927 ईस्वी में दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। जो 9 डिग्री चैनल है वो अवस्थित का किस पर है। पहला ऑप्शन है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच, दूसरा है अमीन दीवी तथा कवरत्ती के बीच, तीसरा ऑप्शन है कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, चौथा ऑप्शन है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच, और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 9 डिग्री है, जो 9 डिग्री चैनल है हमारा, 9 डिग्री, जो 9 डिग्री चैनल है वो किनको अलग करता है। तो जो 9 डिग्री चैनल है हमारा वो कवरत्ती तथा मिनकाय के बीच, कवरत्ती तथा मिनकाय के बीच को अलग करता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता बताना है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बताते हैं आपको, उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र आर्द्र जाड़े की ऋतु को क्या होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मकर संक्रांति के समय जो कर्क रेखा होती है उस पर दोपहर के समय सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कि 23.5 डिग्री होता है। दूसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 43 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 47 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 66.5 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मकर संक्रांति के समय जो कर्क रेखा होती है उस पर दोपहर का कोण जो होता है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, 43 डिग्री होता है। याद रखेंगे कितना होता है, 43 डिग्री होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विष्ट दोआब है किन नदियों के बीच फैला है। पहला ऑप्शन है रावी एवं ब्यास, दूसरा है ब्यास एवं सतलज, तीसरा है झेलम एवं चिनाब, चौथा ऑप्शन है चिनाब एवं रावी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यास एवं सतलज दो नदी हैं उनके बीच में क्या है, विष्ट दोआब स्थित है। क्या है, विष्ट दोआब के मध्य में कौन सी नदियां हैं, ब्यास एवं सतलज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। सब भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सा है, आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है रत्नागिरी खान, दूसरा है जयपुर खान, तीसरा है सुंदरगढ़ खान, चौथा ऑप्शन है बैलाडीला खान और लास्ट ऑप्शन है ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैलाडीला खान। क्या हो जाएगा, बैलाडीला जो खान है भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। अगला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा है। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पारित हुआ था उसमें एक नया अधिकार पत्र किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। कौन सा अनुच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 43 जो ए है। इसमें ये बताया गया है कि जो कामगार उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों हैं उनकी क्या सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किसके द्वारा। प्राधिकार जो केंद्र सरकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में कौन सा प्राधिकार प्राप्त होता है किनके द्वारा। तो पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, चौथा ऑप्शन है भारत के संसद द्वारा और ई नंबर का है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है इनको प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होती है, भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो भारत का संघीय न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया था, 1935 में या फिर 1947 में या फिर 1946 में। ये चौथा ऑप्शन है 1947 में और चौथा लास्ट ऑप्शन है ई नंबर का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करिए। यदि आप लोग कमेंट इन ऑप्शनों में कर रहे हैं तो इन ऑप्शनों में से 4 ऑप्शनों में से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 में भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है उसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी।
आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, किनके द्वारा निहित होता है। जो पंचायत में जो निर्वाचन कराए जाते हैं उनका संचालन का अधीक्षण होता है, जो निर्देशन होता है और जो उनका नियंत्रण होता है वो किनके द्वारा होता है। राज्यपाल के द्वारा होता है, या कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा होता है। चौथा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पंचायत में कराए गए निर्वाचनों के संचालन होता है उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण होता है वो राज्य निर्वाचन के आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। जो रिंगलमैन स्केल होता है उसके घनत्व को किस में मापा जाता है, किसके लिए मापा जाता है। जो रिंगलमैन स्केल होती है उसमें क्या मापा जाता है, ध्वनि मापी जाती है कि कोयला नापा जाता है कि धुआं मापा जाता है या फिर प्रदूषित जल मापा जाता है, किसके द्वारा रिंगलमैन इसमें मापा जाता है। तो आप लोग कमेंट करिए। जो रिंगलमैन स्केल होती है मापक यंत्र होता है, इससे क्या मापा जाता है, धुआं मापा जाता है। याद रखेंगे, इससे क्या मापा जाता है, धुआं मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिंगलमैन स्केल द्वारा हम धुआं को मापते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष का पहला इलाज किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है इसका इलाज किसके द्वारा किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो आप लोग कौन सा लेंस लगाकर इसको निवारण करते हैं, उत्तल लेंस द्वारा या कि अवतल लेंस द्वारा, तीसरा या बेलनाकार लेंस द्वारा, चौथा है टोरिक लेंस द्वारा और चौथा लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। अवतल लेंस का चश्मा पहनकर हम निकट दृष्टि दोष को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। एक पूछा जाता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। तो दोनों याद रखेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी ट्रिक से यदि आप याद करना चाहते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जिसे पढ़ेंगे दूर, दूर में क्या निकलता है, ऊ, दूर में ऊ निकलता है तो ऊ का मतलब हो जाएगा उत्तल लेंस। जहां पर दूर आ जाए वहां पर क्या लिख देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। और निकट दो ही लेंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, अवतल और उत्तल ये होते हैं। होते तो काफी हैं, बेलनाकार होता है, द्विफोक्सी लेंस भी होता है, कई प्रकार के लेंस होते हैं। तो जो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। इनकी परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह व्यक्ति जो जिसे दूर को तो दिखाई देता है लेकिन निकट का नहीं दिखाई देता है, जो दिखाई दे वही लेंस होता है। दूर को दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, और निकट के लिए तो ऐसा व्यक्ति जिसको पास की वस्तु में दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु में न दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप लोग 25 क्वेश्चनों में कमेंट करेंगे 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 23 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। जो पीतल होता है हमारा वो किसकी उपस्थिति के कारण हमारा फीका पड़ जाता है, ऑक्सीजन के कारण या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, चौथा है नाइट्रोजन के द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो वायुमंडल में गैस होती है उसमें पीतल फीका क्यों पड़ जाता है, किस गैस के कारण फीका पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो पीतल का रंग होता है फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, क्या होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान का नाम किसने दिया। जो जीव विज्ञान का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, अरस्तु ने दिया, लैमार्क द्वारा ने दिया, डार्विन द्वारा दिया या लेनियस द्वारा दिया गया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैमार्क द्वारा दिया गया था। यदि पूछा जाए, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, जीव विज्ञान का जनक दूसरा है और इसमें पूछा क्या गया जीव विज्ञान का नाम किसने दिया, तो जीव विज्ञान का नाम लैमार्क ने दिया। कब दिया था, 1802 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1802 ईस्वी में
दिया था। याद रखेंगे 1802 ईस्वी में लैमार्कवाद ने जीव विज्ञान का नाम दिया था। 1802 ईस्वी में लैमार्कवाद ने जीव विज्ञान का नाम दिया था। यदि इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। याद रखेंगे जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। और जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लैमार्क जीन बेस्टिक डी लैमार्क ने सन 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान का नाम दिया था। आगे पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। डेली हम 25-25 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जो पोलियो का टीका है उसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, या फिर जॉन साल्क ने किया था, या फिर रॉबर्ट कोच ने किया था, या फिर एडवर्ड जेनर ने किया था, फिर ये या फिर इन विकल्पों में से कोई नहीं किया था। जो पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन साल्क ने सर्वप्रथम 1950 में इस टीके की खोज की थी। कब की थी? 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। और किस पर की थी? मृत पोलियो की खोज की थी। कैसी पोलियो? मृत पोलियो पर आधारित किए थे। मृत पोलियो पर आधारित पोलियो के टीके मृत पोलियो की टीका की खोज की थी। तो 25 क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करेंगे 25 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। तो यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बाय बाय, टेक केयर।